हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ का टॉपिक डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में देखिए हम बाकी के बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करेंगे, लाइक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल का टॉपिक। ठीक है, बॉन्ड एंगल को समझते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है? देखिए कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसमें जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उन बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या बन रहा है, इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम से होते हुए सराउंडिंग एटम्स ने जो भी बॉन्ड बना रखा है उसके बीच का एंगल क्या है। मतलब सिंपल सा एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में क्या एंगल है। ठीक है, एक सेंट्रल एटम के थ्रू होते हुए। ठीक है, देखिए यहां पे जैसे हम बात करें कि हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है अगर, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल की बात करो तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, और दो बॉन्ड पेयर के अलावा ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन बचते भी हैं, वो लोन पेयर्स कहे जाते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। तो अब देखिए ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इन दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इन दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको ही हम HOH का क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम्स है। सराउंडिंग ने सेंट्रल के साथ दो बॉन्ड बना रखे हैं। अब भाई एंगल तो हमेशा दो लाइंस के बीच का निकलेगा ना, तो एटलीस्ट दो बॉन्ड तो होने चाहिए। एक सिंगल बॉन्ड हो तो इसमें कोई बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, है ना। HCl में कोई बॉन्ड एंगल नहीं है, एटलीस्ट दो तो बॉन्ड होने चाहिए, दो लाइंस होंगी तभी तो बीच का एंगल निकलेगा। तो ये लाइंस एक्चुअली में है क्या भाई, ये तो लाइंस एक्चुअली में ऑर्बिटल्स हैं, है ना, कि भाई ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल है जिसने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप किया है, ये दूसरा ऑर्बिटल है जिसने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप किया है। तो एक्चुअली में ये दो ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल वो एक्चुअली में क्या है, दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल है। ठीक है, तो वाटर के केस में अगर हम ध्यान दें तो ये एंगल होता है 104.5 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, कभी कभी डिग्री को मिनट्स में भी डिवाइड कर देते हैं, मिनट्स को सेकंड में भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये भाई टाइम वाला मिनट सेकेंड नहीं है, ये एंगल वाला मिनट सेकेंड है। ठीक है, जैसे भाई मैं बात करूं कि ये सपोज करो ये इतना 1 डिग्री है तो उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो वो जो 1/60th पार्ट होगा वो क्या होगा, वो 1 मिनट होगा। ठीक है, और ऐसे उस 1 मिनट को मैं 60 पार्ट में डिवाइड कर दूं, है ना, फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा उसका जो एक पार्ट होगा। तो ये आपका एंगल में भी डिग्री मिनट सेकेंड चलता है। ठीक है, तो कभी कभी सेकेंड मिनट इन सब में भी एंगल लिखे होते हैं या नॉर्मली डिग्री में लिखा होता है। ऐसे मैं बात करूं देखिए मीथेन मॉलिक्यूल की, मीथेन में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। इन चारों बॉन्ड्स के बीच का जो HCH वाला एंगल है, ठीक है, HCH एंगल लो लो, SCH HCH, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये एंगल आता है आपका, कोई भी HCH वाला एंगल लूंगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आता है। ठीक है, कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चाहूं तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 109.5 डिग्री, क्योंकि देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट्स है तो ऑलमोस्ट 28 मिनट्स किसके बराबर होगा, मतलब 28 मिनट्स को 30 मिनट्स मान लो, 30 मिनट्स हाफ डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 डिग्री करके। ठीक है, क्लियर है। ऐसे देखिए अमोनिया में अगर मैं देखूं, अमोनिया के अंदर देखो तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर, ऊपर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो एक लोन पेयर बना रहा है। तो इसके बीच में एंगल अगर हम देखें तो अराउंड 107.5 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 107 भी आप याद रख सकते हैं, ये सब फेमस बॉन्ड एंगल है, ये आपको थोड़ा याद रखने हैं भाई। वाटर के बीच में 104, मीथेन मॉलिक्यूल्स के बीच में 109.5,
अमोनिया के बीच में 107.5। ठीक है, कभी कभी एक ही स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा तरह के बॉन्ड एंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं भाई, वो तो डिपेंड करेगा कितने सराउंडिंग एटम्स हैं, कितने वहां पे बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं। अच्छा, जो एंगल है अगर सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर हो और उसमें बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करना हो तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो देखिए मैं एक कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं आपको जरा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड एंगल का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमसे पूछे H2O और H2S, H2O एंड H2S किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना, दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर तो सेम होगा भाई। H2O का भी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा जो अभी अभी मैंने पीछे बनाया था बेंड शेप का, और H2S का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा, H2S का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, बेंड शेप में। बट ये किसका एंगल ज्यादा और किसका एंगल कम होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिए। सराउंडिंग एटम्स अगर सेम हो तो सेंट्रल एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं हम। सराउंडिंग यहाँ पे सेम है, सेंट्रल में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है सल्फर से। भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से। तो ध्यान दीजिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होगा, सल्फर अपनी तरफ कम खींच रहा होगा। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वाटर के केस में, जो ये OH वाला बॉन्ड है इसके केस में ये इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा ऊपर की तरफ होंगे, थोड़े ज्यादा ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है ना। और जबकि सल्फर के केस में वो इलेक्ट्रॉन थोड़े नीचे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम खींच रहा है। तो देखिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे उतने वो पास होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो पास होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो पास होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पास में जाएंगे तो उनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा। बात समझिएगा, भाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये जितने पास जाएंगे उतना ही ज्यादा इनके बीच का रिपल्शन होगा। तो यहां ध्यान दीजिए इनके बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा, और यहां पे इनके बीच का रिपल्शन क्या होता, इनके बीच का रिपल्शन कम होता, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ थे तो थोड़े दूर थे, है ना। तो यहां पे देखिए ये जो एंगल होगा, है ना, इसमें जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2S। तो इसका मैंने एंगल आपको बताया है कितना, 104.5 डिग्री, और इसका एंगल ध्यान दीजिएगा 92 डिग्री के अराउंड हो जाता है। देखिए काफी कम हो जाता है, 92 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या सेंट्रल एटम के ऊपर, है ना, डिपेंड करता है क्या, अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करेगा। ऐसे चला जाऊं H2S के आगे, सल्फर के आगे सेलेनियम होता है, टेलोरियम होता है, तो उनका बॉन्ड एंगल और कम होता जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जितनी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती जाएगी सेंट्रल एटम की, उतना ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रहेंगे, उतना ही रिपल्शन कम होगा और बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी कम होगी। बात समझ रहे हैं, क्लियर। ऐसे देखिए जरा सराउंडिंग वाले को चेंज करें। ठीक है, ऐसे चलिए एक और एग्जांपल मैं सपोज कर ही दे दूं, अमोनिया और फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल कंपेयर कर लो, अमोनिया और फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल कंपेयर कर लो, किसका ज्यादा किसका कम। ऐसा ही सेम लॉजिक वहां पे भी आप लगा सकते हैं। भाई मेरे पास अमोनिया है NH3 और मेरे पास फॉस्फीन है PH3, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस अगेन सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के बेस स्ट्रक्चर पिरामिडल है यहाँ पे अमोनिया का, और फॉस्फीन का भी स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल है यहाँ पे। तो फिर से देखिए प्रीवियस कंडीशन लाइक यहाँ पे भी है, सराउंडिंग सेम है, सेंट्रल अलग अलग है। अब वापस से कंपेयर करूं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
फॉस्फोरस से ज्यादा है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ऊपर खींच के रखेगा, जितना ऊपर खींचेगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, तो उतना ज्यादा ये बॉन्ड एंगल आएगा। ठीक है, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े नीचे की तरफ होंगे, कम रिपल्शन होगा, कम पास में होंगे, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, वो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही कितना होता है 107.5 डिग्री, यहाँ पे कम हो जाता है भाई 93.5 डिग्री के अराउंड हो जाता है। यहाँ भी वही सेम लॉजिक हमने लगाया, सराउंडिंग सेम था, सेंट्रल अलग अलग था। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए हटा रहा हूं इसको। अब ऐसे देखिए, अगर सराउंडिंग को मैं चेंज कर दूं, सेंट्रल को सेम रखूं, ठीक है, लाइक सपोज करिए मेरे को NCl3 और NBr3 के बीच का बॉन्ड एंगल निकालना है। ठीक है, NCl3 NBr3 के बीच का बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है भाई, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, NCl3 में देखिए नाइट्रोजन, फिर से वही स्ट्रक्चर है भाई, NH3 की तरह ही स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है, तो NCl3 और NBr3 स्ट्रक्चर पिरामिडल है। अब देखिए, अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, अब सेंट्रल तो सेम है भाई, अब सराउंडिंग खींच रहा है या नहीं खींच रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन की अगर बात करूं, वो ज्यादा है ब्रोमीन से। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन फिर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नीचे की तरफ खींच के रखेगा, ज्यादा नीचे की तरफ खींच के रखेगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन कम खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े ऊपर की तरफ होंगे, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है। अब किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि भाई इसका जो बॉन्ड एंगल है NBr3 का बॉन्ड एंगल वो NCl3 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है। आई होप बात समझ गए होंगे आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रक्चर सेम टाइप के हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, क्लियर? चलिए दूसरा बॉन्ड पैरामीटर देखते हैं। बॉन्ड एंगल के बाद हमने बात की थी किसकी? बॉन्ड एंथैल्पी की। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी की। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, अगर सीधी सीधी सी बात करें तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े वही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है ना, या पर्टिकुलरली बोले तो तोड़ने के लिए दिया है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वैसे देखिए बॉन्ड एंथैल्पी दोनों टाइप के हम बोल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन की एंथैल्पी। किसी भी बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और इसके रिवर्स में अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बॉन्ड के ब्रेकिंग में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का अगर हमने 1 मोल ऑफ बॉन्ड लिया हुआ है, क्योंकि भाई एक बॉन्ड को तोड़ने में तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो हम वैल्यू लिखते हैं वो एटलीस्ट सेम टाइप के 1 मोल बॉन्ड के लिए लिखते हैं कि भाई वैसे वैसे मैंने कितने तोड़े हैं, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स तोड़ दिए हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं क्या करूं कि चलिए पहले मैं टाइप लिख देता हूं भाई, मैंने क्या कहा, फिर एग्जांपल देता हूं। बॉन्ड एंथैल्पी दो तरह की है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, शॉर्ट में आप BD बोल सकते हो, BDE। ठीक है, और दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन
एंथैल्पी। वैल्यूज देखिए दोनों सेम होंगी। अगर मैंने भाई कोई बॉन्ड बनाया तो उसके बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है, अगर मैं वापस से उसको उतनी एनर्जी दे दूं तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो वैल्यू दोनों की सेम होती है, बस फिनोमिना भाई उल्टा है, जस्ट एक दूसरे का रिवर्स है। किसी बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, मैं उसको उतना ही एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वापस से ब्रेक हो जाएगा। तो तोड़ने वाले के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, BDE है, और बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है, वो एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हम क्या लिखते हैं भाई, तोड़ा है हमने दिया है तो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू हमने जो एनर्जी रिलीज किया है वहां से, मतलब बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, वो डेल्टा एच निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं भाई। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हम प्रोसेस के लिए एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो लिखने में बहुत छोटी वैल्यू होगी ना। तो इसीलिए हम 1 मोल के लिए हमेशा डिफाइन करते हैं कि टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना, द एनर्जी नीडेड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे H2 गैस लूं, 1 मोल H2 गैस लूं और इसको तोड़ के मैं H गैस प्लस H गैस बना दूं, ठीक है, H गैस प्लस H गैस बना दिया। तो 1 मोल हमने H2 लिया, मतलब HH के ऐसे कितने बॉन्ड भाई, 1 मोल अगर H2 मॉलिक्यूल हैं तो ऐसे ऐसे बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे, 1 मोल बॉन्ड्स हो जाएंगे ना। मॉलिक्यूल्स 1 मोल लिए हैं तो बॉन्ड भी टोटल 1 मोल, मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर। ऐसे ऐसे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 नहीं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। सबको तोड़ा, है ना, इसको ब्रेक किया, तो जो भी एनर्जी मुझे देनी पड़ी भाई हाइड्रोजन एटम्स को सेपरेट करने में, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में अराउंड 435.8 किलो जूल पर मोल होता है, 435.8 किलो जूल पर मोल। ज्यादातर आपको यूनिट ऐसी देखने को मिलेगी, किलो जूल पर मोल के लिए, है ना भाई। 1 मोल पूरे पूरे ऐसे बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है। इसी को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा AH। डेल्टा AH क्यों लिख रहा हूं, A फॉर एटमाइजेशन, A फॉर एटमाइजेशन, एटमाइजेशन की एंथैल्पी बोलते हैं, है ना, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन, ठीक है। क्योंकि देखो हमने इस मॉलिक्यूल को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया, एटम्स में कन्वर्ट कर दिया ना भाई। H2 मॉलिक्यूल था, उसके 1 मोल बॉन्ड को जब हमने तोड़ दिया 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो गए, एटम्स में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब प्रोसेस एक तरीके से हमने क्या किया, एटमाइजेशन का प्रोसेस किया। बात समझ में आ रही है। तो जो एनर्जी हमने दी उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकता हूं, या इस पर्टिकुलर केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकता हूं। तो ऐसे रिएक्शंस में जिसमें सारे बॉन्ड को तोड़ के हम एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनके सामने ऐसे भी करके सिंबल लिखा होता है कि डेल्टा AH की वैल्यू कितनी है, 435.8 किलो जूल पर मोल है। बात समझ रहे हैं। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, तो समझिएगा, अगर बॉन्ड की लेंथ छोटी है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है उसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ती है। बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, छोटे बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और दूसरी चीज, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पे भी डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, बॉन्ड की लेंथ पे और बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी पे। ठीक है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी तो उसको तोड़ना आसान होता जाएगा, कम BDE देना पड़ेगा, और बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, BDE बढ़ेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी डबल बॉन्ड को तोड़ने में देनी पड़ती है, डबल से ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में देनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। तो यह है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, जैसे मैं कहूं, चलिए एग्जांपल दे देता हूं,
आपके लिए मैं एक लाइन लिख भी देता हूं कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर है बॉन्ड लेंथ या प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म में अगर मैं बात करूं तो BDE इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड की लेंथ बड़ी होगी तो BDE कम लगेगा, बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी तो BDE ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, देखिए अगर यहाँ पे, चलिए वो देख लेते हैं, पहले एक दूसरा फैक्टर भी लिख देता हूँ। ठीक है, वो कौन सा फैक्टर है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो BDE जो होता है वो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। ओके, जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे दूं दोनों का। इसका एग्जांपल ध्यान दीजिए, जैसे HF का बॉन्ड है, HCl का बॉन्ड है, HBr का बॉन्ड है और HI का बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड की लेंथ वाला एग्जांपल दे रहा हूं। तो देखिए फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है और बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, उसके लिए कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे मैं BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बोलूंगा तो क्या हो जाता है, HF में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, HCl में उससे कम, HBr में उससे कम, HI में सबसे कम। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे हमने BDE को डिसाइड किया। HF का बॉन्ड सबसे छोटा है, HI का बॉन्ड सबसे बड़ा है। भाई नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो कम एनर्जी में टूट जाएगा। क्लियर है। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी का एग्जांपल दूं तो मैं सिंपल सा बोलूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो सिंगल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डबल में, डबल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ट्रिपल में। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स ध्यान में रखिएगा जो कि बॉन्ड एंथैल्पी को, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर। तो आज का लेक्चर यहां तक फिनिश करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।